हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वैश्विक महामारी कोरोना ने दुनिया में तबाही मचा रखी है और इसी महामारी के मद्देनजर पीएम मोदी ने और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की है और इसके साथ उन्होंने कोविड के बाद दुनिया में भारत और इजराइल के आपसी सहयोग कैसे बढ़ेंगे इस पर भी विस्तृत चर्चा की। इसके अलावा पीएम मोदी ने नेतन्याहू को रिकॉर्ड बनाते हुए 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बड़ी अच्छी बातचीत हुई। कैसे भारत इजराइल कोविड के बाद दुनिया में सहयोग कर सकते हैं। साथ ही उन्हें रिकॉर्ड 5वीं बार प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए बधाई दी और आने वाले दिनों में भारत इजराइल की साझेदारी और मजबूत होगी। इसके बाद में जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार हुआ। जल्द ही इसके नतीजे सामने आएंगे। सहयोग के क्षेत्रों में कोविड-19 से मुकाबले के लिए दवा और वैक्सीन विकसित करने को शोध का कार्य प्रमुख होगा। इसके साथ कृषि अनुसंधान, स्वास्थ्य तकनीक, रक्षा क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इससे पहले दोनों नेता 2 अवसरों पर कोरोना वायरस संकट से निपटने पर विचार विमर्श कर चुके हैं और नेतन्याहू के आग्रह पर भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और अन्य मेडिकल उपकरण इजराइल को भेजे हैं। पीएम मोदी की इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात हुई थी। दोनों प्रमुखों से कई मुद्दे पर चर्चा भी की थी, जिसमें चीन का मामला भी शामिल था। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार पीएम मोदी ने कंबोडिया के पीएम हुन सेन के साथ फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने वैश्विक महामारी कोरोना के बारे में चर्चा की और दोनों नेता एक दूसरे के प्रवासियों की मदद करने और उनकी एग्जिट की सुविधा के लिए किए जा रहे सहयोग को जारी रखने पर सहमत हुए। 1 मिनट, आपने क्या कहा सदीक कि हम उस तरह का लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त करें जैसा कश्मीर में, वहाँ पे तो भी है, लेकिन सोचिए कि अपनी जान भी बचाने के लिए हम घरों में बंद नहीं हो पा रहे। और अभी भी अगर हम उस जुल्म को भी ना समझ पाए, जो वो घरों में बंद भी हैं, उनके पास जब आप अपनों से नहीं मिल पाते, जब आप घर में होते हैं, जब आप एक किस्म के कैद होते हैं, लॉकडाउन होता है, या फिर आप अगर लॉकडाउन नहीं भी होता, आप निकलना भी चाह रहे होते हैं लेकिन आप अपनी सेहत की वजह से, अपनी फैमिली की सेहत की वजह से नहीं निकल पा रहे होते। ये ईद बहुत कुछ समझा रही है, लेकिन जिनको समझ अभी भी नहीं आ रही सदीक, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जिस तरह हम देखते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने के हवाले से यही कहा जाता है कि ये इसलिए अल्लाह ताला का ये है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपको एहसास होता है, इदराक होता है कि उन लोगों पर क्या गुज़रती होगी जो भूख और प्यास में रहते हैं। तो इस महीने में आपको उनके बारे में एहसास होता है कि ये तो रोज़ा है, आप रोज़ा रख रहे होते हैं, ये अल्लाह का हुक्म है, एक फ़र्ज़ है जो हम अदा कर रहे होते हैं, लेकिन जिनके पास बाकी दिनों में खाने के लिए खाना नहीं होता, पीने के लिए पानी नहीं होता, तो हमें पूरा साल फिर उनका एहसास करना चाहिए और उनके लिए जो भी हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करना चाहिए। और दूसरा, आपने दुरुस्त कहा कि ये जो लॉकडाउन हुआ इसने हमें एहसास दिलाया। हमें तो ज़ाहिर हम तो पहले भी थोड़ी सी बात करते रहते हैं, उस तरह बात नहीं करते जिस तरह हमें करनी चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया को पता चला कि लॉकडाउन क्या होता है और इससे किन मुश्किलात से गुजरते हैं वो लोग जो इसका शिकार होते हैं। बिल्कुल। देखें, कश्मीर में कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वहाँ पे जो जुल्म और तशद्दुद है, वो ये कहते हैं कि अभी भी ये लॉकडाउन जो है पूरी दुनिया में ये उस लॉकडाउन से के बराबर नहीं है जो कश्मीर में है। वो ये कहते हैं कि इस लॉकडाउन में तो आपने खुद ही आइसोलेट किया हुआ है, क्वारंटीन किया हुआ है। अच्छा सदीक, आप मैं आपको जरा 1 मिनट, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, 1 मिनट। आपने क्या कहा सदीक कि हम उस तरह का लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त करें जैसा कश्मीर में, वहाँ पे तो भी है, लेकिन सोचिए कि अपनी जान भी बचाने के लिए हम घरों में बंद नहीं हो पा रहे। और अभी भी अगर हम उस जुल्म को भी ना समझ पाए, जो वो घरों में बंद भी हैं, उनके पास अद्वियात भी नहीं होती, और वो अद्वियात जो कि मार्केट में मौजूद होती हैं, इस वबा का तो कोई इलाज ही नहीं ना, कि पैसे वाला भी नहीं खरीद पाएगा, जारी बात है, इलाज ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी भी अगर हम उनको ना समझ पाए, उनके बारे में एहसास ना कर पाएँ, तो कैसे डिफाइन करेंगे ऐसे इंसान को? क्या उसकी इंसानियत मर चुकी है जो अभी भी एहसास ना कर पाए? बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। यही तो वजह है कि अब हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस इशू को जितना इंटरनेशनलाइज किया जा सकता है किया जाए। देखें, एक और फैक्ट ये भी है कि ज़ाहिर है हम एक ऐसा मुल्क हैं जो बैरूनी कर्ज़ों पे चल रहे हैं, जिनकी बात उस तरह से पूरी दुनिया में नहीं सुनी जाती।
ये ज़रूर है कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी दुनिया में थोड़ा सा उनको सीरियस लिया जाता है, उनकी बात की एक इम्पोर्टेंस है, वो ट्वीट्स करते हैं, उसके ऊपर ख़बरें बनती हैं, लेकिन जिस तरह से आलमी इदारों को बात करनी चाहिए, एहसास होना चाहिए, वो नहीं है। और ये अब जो लॉकडाउन से गुजरी है पूरी दुनिया, मेरा ख्याल है अब हमें उनको समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी, उनको बताने में थोड़ी सी आसानी होगी। और वहाँ पे जो लोग हैं कश्मीर के अंदर, आपने दुरुस्त कहा कि हम लोग तो खुद बैठे हैं ना घरों में कि अपनी जानें बचाने के लिए कोरोना ना हो जाए, लेकिन वो तो एक घर है। और अगर जिनसे मेरी बात हो रही थी उन्होंने बताया कि जिस फैमिली से उनकी बात हो रही थी उन्होंने बताया कि उनका घर और उनके मामू का घर आमने सामने है, लेकिन वो उस घर से निकल के सामने अपने मामू के घर नहीं जा सकते। और जो रोज़ाना जो ज़रूरत की अशिया हैं वो ख़त्म हो गई घर में, खाने पीने की अशिया ना रही, और उसके बावजूद वो घरों में बंद। तो ये एक जो जुल्म है, जबर है, बर्बरियत है, और जो कुछ मोदी वहाँ पे कर रहा है उसका एक तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया को एहसास होना चाहिए, लेकिन दूसरा इसका पहलू ये भी है कि मोदी जो ये कर रहा है, वो जितना जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत कर रहा है, इसका रिएक्शन बहुत शदीद आएगा। अभी भी आप देखें बुरहान वानी हो, उसके बाद आपने देखा दीगर जो शोधा हैं, वो जब फिर उनको मौका मिलता है वो घरों से निकलते हैं, वो उन्हीं से हथियार छीन के उनके ऊपर हमला करते हैं। और यही इमरान खान साहब कहते हैं कि कश्मीरियों को जब भी मौका मिलेगा वो अपना बदला लेंगे, और भारत जो है वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाएगा, और वो जो बदला लेंगे वो उस जुल्म का बदला लेंगे जो जुल्म मोदी और उसकी हुकूमत जो है वहाँ पे कर रही है। आप देखें लाखों फौजी, जितनी हमारी कुल फौज है उतनी फौज उन्होंने सिर्फ कश्मीर के अंदर जो है वो रखी हुई है, और जुल्म कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के ऊपर तशद्दुद। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सदीक, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक से आने के बाद हम हमारे जो सियासतदान हैं उनके रवैयों पर बात करेंगे कि कोरोना आया जिसने दुनिया को चेंज करके रख दिया, तब्दील करके रख दिया, लेकिन हमारे सियासतदानों के रवैये अभी भी तब्दील नहीं हुए। बड़े अफसोस आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। सियासतदानों के रवैयों के हवाले से मैं बात करना चाह रही थी, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ा। सदीक, हम देखते हैं कि कोरोना ने अफसोसनाक रवैया है, यही वजह है कि फिर हमारे सिविल इदारे कमज़ोर होते हैं, फिर हमारी पार्लियामेंट कमज़ोर होती है। आप देखें अभी कोरोना के ऊपर आपने जैसे कहा कि कौमी असम्बली का इजलास था, अब होना क्या चाहिए था, वहाँ पे जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं लोगों के वो डिस्कस होने चाहिए थे। कोई MNA खड़ा होकर कहता कि फ़लाँ जो कम्युनिटी है, फ़लाँ जो लोग हैं उनको ये मसाइल आ रहे हैं, हुकूमत इसको देखे। दूसरा खड़ा होकर कहता कि यार उस तबके के बारे में सोचें, उसको ये मसाइल हैं। तीसरा खड़ा होकर बताता कि यार आप अगर पाकिस्तान को सारी मुश्किल से निकालना चाहते हैं तो आपको इन शोबजात को अपने पाँव पर खड़ा करना चाहिए। कोई और सजेशन देता और कहता कि आपको पता चल गया है कि कल को इस तरह की वबा आएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स होंगे और हॉस्पिटल होंगे। हमें हर डिस्ट्रिक्ट में टीचिंग हॉस्पिटल बनाना होगा, मेडिकल कॉलेज बनाना होगा, नर्सिंग कॉलेजेस मजीद बनाने होंगे, यूनिवर्सिटीज़ में नर्सिंग के ये जो कोर्सेज हैं ये शुरू करने होंगे, पैरामेडिक्स, ये सारी चीज़ें बतानी, ये सारी सजेशन आनी चाहिए थी। और इस इशू के ऊपर बिल्कुल हमें हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नजर आने चाहिए थे, क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है, ना ये किसी पार्टी का मसला है, ना ये किसी मसला का मसला है, ना किसी मजहब का मसला है। लेकिन अफसोसनाक रवैये वहाँ पे भी हर कोई अपने नंबर बना रहा है। एक असल में जो सबसे बदकिस्मती डॉक्टर साहब हुई है जो मैं देखता हूँ, ख़ासतौर पर मेरी बात हो रही थी खलील रहमान कमर साहब से, उन्होंने भी ये बात कही कि जब आप पार्टी के अंदर ये आप देखें ना कि बहुत सारी ख़वातीन MNAs हैं जो सिलेक्टेड हैं, वो जिस तरह की तकरीरें करती हैं, वो क्यों इस तरह की तकरीरें करती हैं? क्यों वो इस काबिल नहीं थी कि वो पार्लियामेंट में आ सकती, उनको नवाजा गया, उनको वो सिलेक्टेड हैं, उनको मुंतखब सीटों पर लाया गया। अब वो जब मुंतखब सीटों पर आई हैं तो वो ये समझती हैं कि हमने अवाम की बात नहीं करनी, हमने जो है वो पाकिस्तान की बात नहीं करनी, हमने उस ख़ानदान की बात करनी है, हमने उस पार्टी की बात करनी है, हमने उस लीडरशिप की बात करनी है जिन्होंने हमें ये टिकट यानी देकर सिलेक्ट करके और बगैर इलेक्शन लड़े हमें यहाँ पर बिठा दिया है। तो इस तरह से फिर वो जब ये उनका मतवा नज़र होता है कि हमने अपनी पार्टी को खुश करना है, हमने अपनी लीडरशिप को खुश करना है, तो फिर जो है ये मैं तमाम पार्टीज का कह रहा हूँ, ये हम ओपन अल्फाज में कह सकते हैं ना, खुले अल्फाज में सदीक, कि खुशामद करने के लिए गए हुए वहाँ पे, ये फिर ये पाकिस्तान के लिए तो काम नहीं कर रहे, ये तो खुशामद कर रहे हैं उनकी, जिनकी वजह से वहाँ चले गए ये अपने कायदीन की। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि जो भी रुकन असम्बली होते हैं जब वो MNA बनते हैं वो हलफ उठाते हैं, चाहे MNAs हो MPs हो, कि हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, हम कौम के लिए, हम अवाम के लिए काम करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो काम क्या कर रहे होते हैं, अपनी पार्टियों के लिए कर रहे होते हैं। तो भाई आप बन गए MNA, अब आपको नहीं कोई पार्लियामेंट से निकाल सकता, अब आप कम अज़ कम आवाम की बात करें। और यही वजह है कि अब आप देखें कि बड़े बड़े जो फैसले होते हैं वो पार्लियामेंट में नहीं होते। अब आप देखें NCC NCOC में सारे फैसले हुए हैं,
ऐसा नहीं था कि ये सारी चीज़ें जॉइंट सेशन आप बुलाते या कौमी असम्बली का इजलास आप वर्चुअल बुलाते और उसमें आप डिस्कस करते, वहाँ से चीज़ें आती हैं और उसके ऊपर जाते, ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि कभी हमने नहीं देखा कि कोई बड़ी सजेशन, कोई अहम इशू जो है वो पार्लियामेंट में उठाया गया, सिवाय इसके कि हर को अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ और जो वहाँ पे गुफ्तगू होती है बिलो द बेल्ट, ऐसी ऐसी चीज़ें जो शायद हम अपने प्रोग्रामों में बता ही ना सकें, चला ही ना सकें, जिस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये एक अफसोसनाक रवैया होता है, ये तो लीडरशिप का काम होता है। अफसोस के साथ कहूंगी कि लम्हा फिक्री है कि सबसे मजबूत हमारा एक इदारा है पार्लियामेंट, लेकिन इस तरह के लोग इसी पार्लियामेंट को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कमजोर इन्होंने कर दिया हुआ है। जैसे मैं आपको अर्ज कर रहा था कि होना ये चाहिए था कि ये लीडरशिप एक पेज पर होती, नीचे तक लोग एक पेज पर होते, हाथ में मुल्क नहीं है ना, कौम नहीं है ना, जहाँ से वोट लेकर आते हैं वो वोटर भूल जाते हैं अंदर जाते ही। एसी की जब हवाएं चलती हैं, पार्लियामेंट का अंदर का माहौल ऐसा होता है कि उनको लगता है